हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडीपुर पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के बारे में। भूगोल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है अगर इसको अच्छे से समझ के पढ़ा जाए तो। क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इस वजह से क्योंकि सारा कुछ जो हमारे आसपास चल रहा है उस पर बेस यानी कि उस पर आधारित है, अप्लाइंग नॉलेज के बेस पे है। तो देखिए, भूगोल में भी यानी देखिए भूगोल यानी कि जियोग्राफी, जियो यानी भूभाग और ग्राफी यानी कि अध्ययन, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना। तो इसमें भूगोल यानी कि भूभाग का अध्ययन करना। इस भूगोल सब्जेक्ट में हमको समस्त पृथ्वी, उसके प्लैनेट्स और यूनिवर्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बट आज जो हमारा टॉपिक होगा स्पेसिफिक, वो होगा यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में भी आज हम सिर्फ 2 टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़े ही आराम से इस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। ये नहीं कि हलवा बना के एक साथ हम इसको निकलते जाएं, बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से इसको समझ के पढ़ेंगे। तो इसमें आज 2 टॉपिक वो होंगे हमारे, होंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और नेक्स्ट होगा बिग बैंग सिद्धांत पे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि जो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड है हमारा, उसका सिर्फ अभी जो वैज्ञानिक है उसको सिर्फ 4% ही नॉलेज है जो समस्त यूनिवर्स है उसके बारे में। देखिए, ये जो 4% नॉलेज कही गई है कि 4% नॉलेज अभी हमारे पास है, क्या ये अभी कहना सही है या फिर आने वाले टाइम में क्या हम ये कह पाएंगे या फिर सोचेंगे कि 4% जो हमने कहा था वो 4% सही था या कम था या उससे ज़्यादा नॉलेज थी? तो ये तो देखिए भविष्य के गर्त में है, जो हमें तभी पता चल पाएगा। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, इस जो इमेज इसमें आपको बताने की कोशिश की गई है कि देखिए यहाँ पे एक बिग क्रंच यानी बिग बैंग होता है। यहीं से सारा जो भी खेल है यानी कि टाइमिंग की शुरुआत और यहीं से सारा कुछ बनना स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक हाईली डेंस और हाईली टेम्परेचर एक सघन बिंदु होता है जो बहुत ही तेज़ी से फ्रिक्शन कर रहे मैटर होता है। उसमें इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से, एनर्जी इतनी और इतनी हाई टेम्परेचर की वजह से वो आपस में फ्रिक्शन की वजह से एक साथ छितरा जाता है यानी कि पथरा मतलब कि फैलाव होता है, जिस वजह से यहाँ पे जो हम कुछ देख पा रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ पे निकल के आता है। देखिए, फर्स्ट सेकेंड 3 मिनट्स इतने टाइम बाद ये अब यहाँ पे 13.8 बिलियन वर्ष ईयर है वो यहाँ पे देखिए मानव का जो है उद्भव होता है और हमारे सामने जितना भी कुछ है वो यहाँ पे इतने टाइम पीरियड बाद होता है। और अभी भी कंटिन्यूसली ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है, ऐसा नहीं है प्रक्रिया रुक गई है, प्रक्रिया अभी भी चल रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ये सारा कुछ जो है आप इसमें से अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं वो निकाल लेने हैं, क्वेश्चंस MCQs वनडे एग्जाम्स के लिए। तो मानव मस्तिष्क में क्रमबद्ध रूप से जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा, देखिए ये उस टाइम की बात चल रही है जब अभी जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है तो हमारे सामने नए नए पहलू आ रहे हैं। तो उस टाइम पे जब मानव मस्तिष्क में एक चित्र उभरा तो उसने इसे ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस की संज्ञा दी। कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड नामक इसको संज्ञा दी। आगे बात करते हैं। मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका नियमित रेगुलर अध्ययन कर एक अवधारणा प्रस्तुत की, जियोसेंट्रिक यानी कि भू केंद्रित, यानी कि भू मतलब भूमि का भाग। उसके अनुसार कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ना कि सूर्य। सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा लगाते हैं। समझ रहे हो ना आप कि जो पृथ्वी है वो जो है ब्रह्मांड के केंद्र में, बाकी सब इसकी परिक्रमा लगाते हैं। ये अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, जो कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो वर्तमान की अवधारणा है उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है, उसका कोई मतलब नहीं पड़ता। बट देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रिसर्च पेपर निकलते गए, रिसर्च हुई और टाइम बीतता गया, तो जब और भी गहराई से अध्ययन किया गया तो जो ये अवधारणा थी भू केंद्रित वाली, तो ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई क्योंकि भाई रिसर्च चल रही लगातार। तो तब 1543 में पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस यानी कि जो आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक हैं, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से वनडे एग्जाम में कि
आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन हैं? तो आपको आंसर देना होगा निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत की हेलियोसेंट्रिक, और जो अवधारणा थी ना, ये सिर्फ सौर मंडल तक सीमित थी, ना कि समस्त यूनिवर्स के। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक यानी कि सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में। देख रहे हो आप, अब इतने स्पेसिफिक हो गए थे वैज्ञानिक कि उन्होंने ये इसको अलग कर दिया कि सौर मंडल अलग है और ब्रह्मांड अलग है। तो रिसर्च बहुत आगे आ चुकी है, तो यानी कि वो बहुत आगे, यानी बहुत सटीक तक अपने आप को ले आए थे कि जो सूर्य है वो हमारे सौर मंडल के केंद्र में है। ठीक है, और समस्त ग्रह इसकी परिक्रमा लगाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1805 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौर मंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। देखिए रिसर्च जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से और बारीकी से क्लियर होती जा रही हैं। अभी तो सिर्फ ये था हेलियोसेंट्रिक, अब आगे बढ़े तो इसमें पाया गया कि जो सौर मंडल है वो सिर्फ ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है। और हमारी आकाशगंगा का अंश, ब्रह्मांड नहीं, आकाशगंगा का। ऐसी हजारों अरबों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में मौजूद हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन हब्बल, देखिए हब्बल टेलीस्कोप को भी लॉन्च किया गया था। तो 1925 में एडविन पी हब्बल ने स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड, देखिए जो हमारे उनकी जो दृश्य पथ में आ रहा है, यानी कि उन्होंने अभी जितना देखा है उस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। वो ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। अभी उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को नहीं देखा है अपने जो दूरबीन है उसके माध्यम से। उन्होंने जो सिर्फ दृश्य पथ में जो दृश्य यानी कि जो उनकी नज़रों में आया है उसका बताया है कि 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है वो। तथा हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं स्थित हैं। तो देखिए ये ब्रह्मांड का चित्र है और ये आकाशगंगाएं, ये देखिए गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारी आकाशगंगाएं हैं। और ये जितना आपको पास दिख रहे हैं ना उतनी पास है नहीं, इनके बीच में इतना डिस्टेंस है ना कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे हम सब चीज़ों को क्लियर करेंगे, आगे आकाशगंगाओं के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर एक साथ ही अभी ये सारी चीज़ें बता देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको समझने में, क्योंकि हमको सबको लेके साथ में चलना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप और एडविन हब्बल टेलीस्कोप, इनके बीच में जो डिफरेंस है कि किसका क्या काम था, किसको कब लॉन्च किया था, किस एजेंसी ने लॉन्च किया था, उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसके बारे में हम देखें तो यह टेलीस्कोप सिर्फ नासा ने नहीं बनाई है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सिर्फ ये नासा ने बनाई? नहीं, ये नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, कनाडाई स्पेस एजेंसी, इन्हों के बीच का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जिसे 2 दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया है। ये अभी लॉन्च हुई है 2021 में। और वहीं हब्बल टेलीस्कोप की बात करें तो यह सिर्फ अमेरिका का एक प्रयोग है जिसे अंतरिक्ष में सन 1990 में लॉन्च किया गया था। देखिए इसे 1990 में लॉन्च किया गया था। और जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, इसको जो है हब्बल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी के तौर पे 2021 में लॉन्च किया गया है। तो ये चीज़ आपको हमेशा नोट रखनी है। और वेब टेलीस्कोप की बात करें तो यह अब तक का सबसे बड़ा शक्तिशाली इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। और वहीं हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने 1990 से वर्तमान तक अनवरत रूप से ब्रह्मांड के बारे में कई उल्लेखनीय जानकारियाँ दी हैं। इस टेलीस्कोप के द्वारा ही ब्रह्मांड के फैलाव, यानी कि ब्रह्मांड जो है फैल रहा है, लगातार फैल रहा है, ब्रह्मांड के फैलाव की दर की गणना की गई है। मैंने आपको बताया था ना कि जो हब्बल टेलीस्कोप है, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वो हब्बल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। यानी कि उसको रिटायरमेंट देके हब्बल टेलीस्कोप को और उसकी जगह पे वेब टेलीस्कोप को लाया गया है 2021 में। देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है इंफ्रारेड तरंगों का अवलोकन करती है, हम पढ़ चुके हैं।
और जबकि वहीं हब्बल टेलीस्कोप जो है पराबैंगनी दृश्य अवरक्त किरणों का उपयोग कर खगोलीय पिंडों की जानकारी जुटाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को फिर से देख लेना, या फिर इसको पॉज करके आप इसके नोट्स बना लेना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। देखिए इसमें सिद्धांत तो काफ़ी सारे लोगों ने दिए हैं, बट हमको मेन जो है याद रखने हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट PCS हो, उनमें यही से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट जो है सिद्धांत वो है बिग बैंग थ्योरी, यानी कि बिग क्रंच। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखिए, ये पहली बात तो ये कि ये जो सिद्धांत है ना, वो सर्वमान्य सिद्धांत है, यानी कि सर्वमान्य और यूनिवर्सल अभी तक जो चलता आ रहा है, अभी तक प्रेजेंट तक। और इसमें जो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेंतर ने किया था, जिनके अनुसार 13.8 बिलियन ईयर्स एगो वर्तमान जो ब्रह्मांड है, यानी कि आज का जो ब्रह्मांड है, वो 13.8 बिलियन वर्ष पहले एक हाईली डेंस और हाईली टेम्परेचर एक सिंगल पॉइंट था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। देखिए अब समझिए, जो ब्रह्मांड है आज दिख रहे हैं, वो इतना बड़ा दिखता है कि जो 13.8 बिलियन ईयर्स है वो एक छोटे से बिंदु में था, सघन। और उसमें जितना भी हम देख रहे हैं ब्रह्मांड, वो उसमें जितने भी ब्रह्मांड में हमारे प्रेजेंट हैं, यानी कि डार्क मैटर है, डार्क पार्टिकल्स हैं और प्लैनेट्स हैं, सारे जो भी गैलेक्सी वगैरह है, वो सिर्फ एक पॉइंट पे थे। उनमें फ्रिक्शन हुआ, उस पॉइंट में जब फ्रिक्शन हुआ तो वहाँ से जो मैटर था वो फैल गया पूरे ब्रह्मांड में। तो जो मैटर फैला, उन्हीं मैटरों में से ये चीज़ें सारी बनी, चाहे वो गैलेक्सी हो, स्टार हो, या फिर वो डार्क मैटर हो, डार्क पार्टिकल्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, A to Z थिंग जो है वो यहाँ से निकलती हैं। और इतने टाइम के अनुसार वो धीरे धीरे के नहीं, बहुत टाइम के बाद वो चीज़ें सारी हमारे सामने आती हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, मैं माउस को दिखाता हूँ कर्सर को, यहाँ पे ये है, देखिए 13.8 बिलियन ईयर्स के बाद, यानी 14 बिलियन ईयर्स बाद यहाँ पे मनुष्य का उद्भव होता है। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। देखिए यहीं जो है ना बिग क्रंच, यहीं से जो है टाइम की शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है। इससे पहले की जानकारी हमें ना तो अभी पता है क्या था क्या नहीं है। उसी गुत्थी को सुलझाने के लिए जो है हम आगे प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं। आगे उस टॉपिक को हम कवर भी करेंगे। जब देखिए, और फिर जब विस्फोट होता है तो ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार होता है। देखिए अब ये कैसे पता चलेगा कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है? भाई देखिए, इस बात का प्रमाण ये है कि आकाश गंगाओं के बीच निरंतर दूरी बढ़ रही है। अगर दूरी नहीं बढ़ती तो हम कहते हैं कि इसका ब्रह्मांड का जो विस्तार नहीं हो रहा है। अगर दूरी बढ़ रही है तो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और ये आपको याद रखना है, बिग बैंग यानी कि बिग क्रंच। ठीक है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है साम्यावस्था यानी कि स्थिर सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसे किसने प्रतिपादित किया था। तो इसको जो थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट सिद्धांत है दोलन सिद्धांत, पुलसेटिंग थ्योरी। इसे किसने प्रतिपादित किया था? डॉक्टर एलन सैंडेज द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो देखिए ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ के अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके निकाल लेना। हालांकि मैं पढ़ा देता हूँ इसको भी, बट इसमें जो लिखा गया है कि ना कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो सर्न है, उसने इसी क्रम में 30 मार्च 2010 को जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पृथ्वी की सतह में 100 फुट नीचे और 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग, जिसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कहा गया, उसमें एक ऐतिहासिक महाप्रयोग को सफलतापूर्वक किया गया। इस प्रयोगशाला में इन्होंने यह प्रयोग किया कि इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से आपस में टकराया। प्रकाश की गति से आपस में टकराने की कोशिश की। प्रकाश की गति बहुत रहती है। और हिग्स बोसोन कणों के निर्माण करने का प्रयास किया गया इस प्रयोगशाला में। जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, इसमें वैज्ञानिकों ने यह प्रयत्न किया कि जो हिग्स बोसोन कण हैं उसको
आप मतलब हिग्स बोसॉन जो कण है उसको बनाने की प्रयास किया गया, यानी निर्माण करने का प्रयास किया गया। आगे पढ़ेंगे हम इसको, हिग्स बोसॉन क्या है, गॉड पार्टिकल्स, तो उसमें आप सब समझ जाएंगे। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ऐसी अनसुलझी जो गुत्थियाँ या अवधारणाएँ हैं उनको सुलझाने का प्रयत्न किया गया, उनको परखने का प्रयत्न किया गया, जिन्हें अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, डार्क पार्टिकल्स, एक और डायमेंशन वह गॉड पार्टिकल के नाम से पुकारा जाता रहा है। देखिए आप इन जो शब्द हैं ना, ये बहुत ही भारी भरकम शब्द हैं, इनको आप हल्के में ना लें। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एक और डायमेंशन, गॉड पार्टिकल्स, हिग्स बोसॉन। तो वस्तुतः इस महाप्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पहले हुई उस ब्रह्मांडीय महा या परिघटना को प्रयोगशाला में दोहराना चाहते हैं। देखिए दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। देखिए वो इसलिए दोहराना चाहते हैं कि वो समझ पाएंगे कि भाई ऐसी जो घटना हुई है उसके परिणाम स्वरूप जो सारी चीज़ हमारे सामने है वो कैसे कैसे कितने टाइम पीरियड में हमारे सामने निकल के आई हैं और क्या क्या चीज़ें रही होंगी, इसलिए इस घटना को दोहराने की कोशिश की जा रही है। ऐसी अवधारणा है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसॉन, देख रहे हो, गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के निर्माण का रहस्य छिपा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हो अपने नोटबुक पे, क्योंकि देखिए जो गॉड पार्टिकल नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसॉन है उसी में ब्रह्मांड के निर्माण की जो रहस्य है वो छिपा हुआ है, क्योंकि इसे ही जो गॉड पार्टिकल है इसी को परमाणु की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है हमने पढ़ा है, और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये वही लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो नीचे वेधशाला बनाई गई है जिनेवा शहर में स्विट्ज़रलैंड के, ये उसी में सारी चीज़ें दोहराने की कोशिश की जा रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और कोशिश करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी को अच्छी नॉलेज मिल सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, हर घर शिक्षा। थैंक यू वेरी मच।